हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के GS1 और GS2 के, मतलब GS1 और CSET के हैं, ठीक है। क्वेश्चन के PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक पैटर्न होता है कि वो PYQ के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, चाहे वो अदर PSC के हों, चाहे एमपीपीएससी के खुद के क्यों ना हो, ठीक है। आपको 10 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 8, 9, 10, 12 भी मिल सकते हैं जो PYQ से रहते हैं, ठीक है। तो हम 2024, 25 और 26 के प्रीलिम्स के PYQ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, बस आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, और उसके बाद आप, ताकि आप एमपीपीएससी 2027 में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो और बात करते हैं कि 2024 ही क्यों, तो 2024 इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम 2024 में ही सिलेबस बदला था, और जब तक अभी सिलेबस नहीं बदलेगा तब तक 2024 का ही पैटर्न और सिलेबस फॉलो होगा, ठीक है। बाकी 2026 से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, बाकी 24-25 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 का पेपर GS1 का पेपर है, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? ये आईसीटी से है, यूनिट 9 से। फिर ट्विटर के संस्थापक हैं, ये भी आईसीटी से, यूनिट 9 से। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? ये भी आईसीटी से है, ठीक है। उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? ये भी आईसीटी से करेंटली है, ये भी आईसीटी से है। ब्लैंक हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, ये भी आईसीटी से है, ठीक है। उसके बाद है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, वो ये भी आईसीटी से। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है, ये भी आईसीटी से है। ब्लैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, ये भी आईसीटी से। MPEG का अर्थ है, ये भी आईसीटी से। तो देख रहे हैं आप पूरे, जैसा कि हम जानते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में GS पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट हैं, तो यूनिट 9 के पूरे 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स से हैं आईसीटी के, और कुछ क्वेश्चन ये फुल फॉर्म से भी आते हैं, ठीक है। तो आप अब आइडिया ले लिए हैं, अब इस पर वर्क करना, ठीक है। उसके बाद आता है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया था? ये हिस्ट्री से है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? ये भी हिस्ट्री से। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेशता किस विभाग से संबंधित है? ये भी हिस्ट्री से है। KM पडिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? ये भी हिस्ट्री से है। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है? ये भी हिस्ट्री से है। उसके बाद है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? ये भी हिस्ट्री से है। देखो, सभा और समिति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 24 में भी आया, 25 में भी आया, 2026 में भी आया, मतलब एमपीपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक बन चुका सभा और समिति, ठीक है। उसके बाद क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? उसके बाद ये भी हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ये भी हिस्ट्री से है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? ये भी हिस्ट्री से है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हिस्ट्री से है। ये देखिए आप, हिस्ट्री मतलब यूनिट 1 से टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ये MPGK की हिस्ट्री से। किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को बारामीर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? ये भी MPGK की हिस्ट्री से है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी दिए गए हैं और यहाँ पे उनके क्रांति क्षेत्र दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं इस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चन, अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। ये भी MPGK हिस्ट्री से है, ठीक है। उसके बाद है,
मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? ये भी एमपी जी के हिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ये देखिए, ये जो गलत है ना, ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान देना। हमको गलत वाला टिक करना है आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे अभ्यारण्य दिए गए हैं और यहाँ पे जिले दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पर आप गलती नहीं करना, तभी उसने स्पेसिफिक करके दिया है। गलत है, नहीं है, इन टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। क्योंकि लोग इसी टाइप के क्वेश्चन जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है ठीक से और गलत कर देते हैं। उसके बाद ये भी एमपी जी के हिस्ट्री से है। और उसके बाद गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? ये भी एमपी जी के से है, ठीक है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? ये भी एमपी जी के से है। उसके बाद कोहबर क्या है? ये एमपी जनजाति से। कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के 10 अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत है, ये भी हाईलाइट करके लिखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना, गलतियां नहीं करना है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको घुमाने के लिए, और लोग जल्दी जल्दी में इसी टाइप के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, फिर आंसर देना। उसके बाद यशोधर्मन के सौजन्य अभिलेख के रचयिता कौन है? ये भी एमपी जी के से है। उसके बाद है एक चली पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? ये यूनिट 7 से है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? ये भी यूनिट 7 से। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। ये MPPSC का फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 2024 में भी आया, 25 में भी आया, 26 में भी आया, और सिलेबस में भी ये मेंशन है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी यूनिट 7 से है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? देख लीजिए, नहीं भी हाईलाइट है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। ये बायोलॉजी से है, मतलब यूनिट 7 से ही है। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग होता है? ये भी यूनिट 7 से है। उसके बाद ओजोन परत की मोटाई को खालिस्तान में मापा जाता है। ये भी यूनिट 7 में है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिकाओं कशेरुकाओं की संख्या होती है। ये भी यूनिट 7 से है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ये भी यूनिट 7 से है। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? ये भी यूनिट 7 से। तो देख रहे हैं, यूनिट 7 से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें इसरो के द्वारा या संस्था के द्वारा कुछ भी चीज़ें लॉन्च की जाती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। करेंट से भी आता है, स्टैटिक्स से भी आता है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देख लीजिए, यहाँ सही लिखा है तो हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। तो ये MPGK से, योजना से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। करेंट से रिलेटेड है, समझ लीजिए। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? ये भी पॉलिटी के करंट अफेयर से, ठीक है। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये भी देख लीजिए आप, करंट अफेयर से जो पुरस्कार दिए जाते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर से जो नियुक्ति होती है नई, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थित है? ये MP के करंट अफेयर से पूछा है, ठीक है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजेता खेल के भी करंट अफेयर्स आते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माज गायन शैली से संबद्ध है? ये MP से है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? ये भी करंट से है और प्लस पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? खेल से है।
लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? ये भी एमपी करंट अफेयर्स है। तो देख रहे हैं आप, करेंट्स का भी वेटेज है, मतलब जो यूनिट 8 है उसमें इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन 10 मार्क्स से आते हैं और इसका वेटेज अब बढ़ते जा रहा है। 2026 में करेंट से और इकोनॉमिक डाटा से बहुत क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये सम्मान एमपी के सम्मान से भी क्वेश्चन आते हैं। विरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? ये एमपी की जनजाति से। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? योजना से भी क्वेश्चन आते ही हैं। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशेषताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये भी देख लीजिए, सम्मान, पुरस्कार, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्य का स्थापना वर्ष है। ये जनजाति वाला टॉपिक है एमपीजीके का, ठीक है। उसके बाद महानायक टाटा मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब जनजाति व्यक्तित्व के बारे में है, तो इससे भी क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? देख लीजिए, ये भी जनजाति व्यक्तित्व है। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? एमपी जनजाति से भी 10 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, यूनिट 10, ठीक है। मांडवरा त्यौहार खालिस्तान द्वारा मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई खालिस्तान से संबंधित थे। देख लीजिए, अब जनजाति व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहा है, त्यौहार के बारे में पूछ रहा है और जनजाति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? ये पॉलिटी से है, ठीक है, यूनिट 5। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए, नहीं को हाईलाइट किया है, तो अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में, ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। ये भी पॉलिटी से है, यूनिट 5। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खालिस्तान में दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचायत और नगर पालिका वाला, ठीक है। ये भी पॉलिटी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे आजकल इस टाइप के ट्रेंड बढ़ते जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ये कथन दिए गए, इस पर विचार करना, कौन सा सही है उस पर टिक करना। ऐसे क्वेश्चन वैसे इजी रहते हैं, क्योंकि अपन को एलिमिनेट, अगर किसी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करके आप बहुत जल्दी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। पर डायरेक्ट जो फैक्ट वाले आते हैं उसमें आपको फिर पढ़ना ही चाहिए, को आंसर सही आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन है उसको हम एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं सही आंसर की तरफ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब बढ़ते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान खालिस्तान में स्थित है। ये भी करंट अफेयर्स से है और स्टेटिंग मान सकते हैं, संस्थान से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? ये भी पॉलिटी से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। ये भी पॉलिटी से है। के.एम. मुंशी खालिस्तान से संबंधित थे। ये भी पॉलिटी से है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये भी पॉलिटी से है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? ये संस्थान के बारे में पूछा और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मतलब इससे पुराने पेपर्स में भी एमपीपीएससी के ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की भी और एमपी की भी, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर साल आते ही हैं और सिलेबस में मेंशन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? देख लीजिए, सिंचाई परियोजना वैसे भी सिलेबस में दिया गया है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, एमपी से है, ठीक है। उसके बाद है 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूनिट 6 से है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? ये एमपी का क्वेश्चन है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? ये भी एमपी का क्वेश्चन है। उसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी
भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, ये भी एमपी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है, ये भी एमपी ज्योग्राफी का। विंध्यन स्कॉटलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, एमपी ज्योग्राफी का है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये भी एमपी ज्योग्राफी का है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण से। उसके बाद आता है वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। चक्रवात से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024, 25, 26 में भी पूछा गया है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जनगणना से मैं बता ही रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखो, सबसे पहले आप जब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले अवरोही और आरोही को समझना है, जो कि हम बाद में समझेंगे। अभी से मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ और कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये देख लिया आपने। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों को मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। देखिए, इसमें नदियाँ दी गई हैं और उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मतलब यूनिट 3, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा, ये पूछता है इकोनॉमिक सर्वे से, मैंने बोला ही है। पुराना पूछता, मतलब जैसे मान लो 2027 है तो 2027 में आपको 2026 का और उसके पहले का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पर 26 और 27 का जैसे मान लो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, पर पुराना ही पूछता है एमपीपीएससी की, ये हैबिट है। रिसेंट का वो चांसेस थोड़े कम है, पर पुराना तो वो पूछेगा ही। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है, ये भी ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे से। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, ज्योग्राफी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लिया, नहीं है, ये भी ज्योग्राफी से, ठीक है। उसके बाद जीआई टैग प्राप्त चिन्नौल चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाइए। ओडीओपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में पूछा, 25 में पूछा, 26 में पूछा, तो आपको पूरे ओडीओपी याद होना चाहिए, ठीक है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। एसडीजी इंडेक्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, ये G20 सिलेबस में ही दिया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था, ठीक है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, ये हर किसी से नहीं बनते, तो आप इन क्वेश्चन पर रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने पढ़ा है तो बन जाएगा और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है हमको 85+ या 80+ क्वेश्चन सही करने हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ना तो टीचर से बनेंगे, पेपर देने वाला बना लेता है, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो ना तो किसी और से बनेंगे ना हमसे बनेंगे, पर ये है कि 80% जो सिलेबस रहता है वो सबसे बनेंगे और वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में, देखिए 2017-18 का डाटा पूछा, मतलब एमपी का भरोसा नहीं, बहुत पुराना डाटा भी पूछ सकता, तो ये अपने हाथ के नहीं, अगर अपन से बनता है तो ठीक है, बाकी इनमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको 100 क्वेश्चन में से 80 और 80+ भी बन रहे हैं अच्छे से, और मान लो 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आप रिस्क मत लीजिए, उनसे आपका फैक्टर डिसाइड नहीं, अपन को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि, देख लीजिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है, ये भी इकोनॉमी से। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं का एकीकरण से उभरा है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन तो कुछ
आपने पूरा पैटर्न देख लिया तो आपको ये समझ में आया गया होगा कि 100 में से हमको सिर्फ 80% क्वेश्चन सही करना है और 100 में से पूरे 100 आप सही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही जो टीचर से भी नहीं बनेंगे, किसी और से भी नहीं बनेंगे, तो आपको उन क्वेश्चन में ध्यान नहीं देना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें विवाद रहता है तो वो डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना जो आपके रेंज में है, और जो सबको मतलब जो क्वेश्चन सामान्य हैं वो आपको बनने चाहिए, और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, तो आपका क्वालिफ़ाई हो जाएगा। और हमको इस पे टॉपर नहीं बनना, हमको सिर्फ क्वालिफ़ाई करना, और क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको मान के चलिए सेफ़ स्कोर 85 प्लस है, पर अब नेगेटिव मार्किंग आ गई है तो अब धीरे धीरे कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। पर फिर भी हमारा प्रयास रहना चाहिए कि 80 प्लस क्वेश्चन हमारे सही होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी पेपर जब बनता है तो उसमें मान लो 100% है तो 100% में से मतलब 50% 50 to 60% वो इजी लेवल का रहता है, फिर 60 to 80% थोड़ा मॉडरेट रहता है, फिर 80 to 100% तक में वो डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो 80 to 100% में जो डिफ़िकल्ट रहता है वो हर कोई बच्चा नहीं कर पाता। जो बच्चा मतलब ज़्यादा पढ़ता है और डीप में पढ़ता है वही कर पाता है। तो हमको वहाँ मेहनत नहीं करनी, हमको सिर्फ ईजी टू मॉडरेट में मेहनत करनी है और उसी पे ध्यान करना, क्योंकि हमको ये पेपर सिर्फ क्वालिफ़ाई करना है, हमारा मतलब क्वालिफ़ाई करना है। और क्योंकि हमारा सिलेक्शन तो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्वालिफ़ाई करना, टॉपर नहीं बनना। हमको टॉपर मेंस और इंटरव्यू में बनना है, वहाँ हमारा सिलेक्शन डिसाइड फैक्टर है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का आपको आइडिया लग गया होगा, समझ आ गया होगा। इसलिए अब हम इसके पेपर 2 मतलब सी सेट का डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।